चलो, so we are going to start a new topic, which is not new chapter, new topic, which is refraction through a prism. ठीक है? And the second part would be dispersion. It's just theory. इसमें कुछ numericals नहीं है हमारे पास. There is no theory part to it. So there is no numerical to it. So let's call refraction via prism. आप लोग फिजिक्स का जैसी टेक्स्ट बुक लाए हो, जरा उसको ओपन करो और इस टॉपिक पे आओ. ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में इस टॉपिक पे आओ, रिफ्रैक्शन वाया प्रिज्म. खोलो सब लोग जरा फटाफट. देखा आपको प्रिज्म बना होगा एक, ठीक है. एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा आपके पास. इसमें कैसा होता है, एक ऐसा फेस राइट इस तरीके से रहेगा, दूसरा इस तरीके से रहेगा और तीसरा इस तरीके से. ये तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं इस तरीके से, और ये स्ट्रक्चर होता है ग्लास का बना हुआ, ठीक है. इसका अगर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू लुक्स लाइक दिस. It looks like a triangle. But remember, इसके ये वाले फ्लैट फेसेस जो हैं, एक लैटरल फेसेस ऐसा, एक ऐसा और नीचे एक बेस, ये रेक्टेंगुलर फेसेस. और ये वाला फ्रंट फेस जो फ्रंट व्यू बनाया है, ये रेक्टेंगुलर फेस है. सो ये हमारे जो फेसेस हैं, ये वाले, ये दोनों फेसेस, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस. रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ये वाला और ये वाला. ये जो ऊपर का एंगल है, एंगल ए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है. दिस इज अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर प्रिज्म पर्सपेक्टिव. ऐसा नहीं कि आपको इक्विलैटरल दिख रहा है तो आपको ये ट्रायंगल हमेशा इक्विलैटरल ही होगा. प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है. देयर इज नो मैंडेशन की प्रिज्म हमारा ऐसा ही होगा. ये भी प्रिज्म है, ठीक है. सो रिमेंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जनरली हमारा यहाँ पे n रहता है, तो ये जनरली 1.5 रहता है, बट नॉट नेसेसरली. प्रिज्म किसी और मटेरियल का भी बन सकता है, तो वो अलग हो सकता है, बट टिपिकली इट इज ग्लास का, तो 1.5. इसके पहले हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था रिफ्रैक्शन वाया ग्लास स्लैब. रिमेंबर ग्लास स्लैब, इसमें क्या खासियत थी कि नो डिविएशन, इट कॉजेज जीरो डिविएशन. द इन्वर्जेंट रे इज पैरेलल टू द ओरिजिनल रे. लेकिन दूसरी चीज थी इसमें, इट कॉजेज लैटरल डिस्प्लेसमेंट. कॉजेज लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ये प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, राइट. इसका रे डायग्राम में सीखा था. तो अब हमको इसी चीज को देखना है प्रिज्म के लिए क्या होगा, ठीक है. वेरी सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा खास है नहीं. दिस इज योर, आप यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम अलॉन्ग विद मी इन योर कॉपीज, राइट. Let's take an incident ray. This is a monochromatic ray. Monochromatic मतलब single color, ठीक है. This is जैसा कि लेजर बीम में होती है ना, ग्रीन या रेड, single color, not white light. White light has 7 colors. So a ray falls on this obliquely. Let's draw a normal. Is on the point of incidence. So normal कुछ हमने अंदाजे से इस तरीके से ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री. So it is, this medium is air, this is glass. So light is traveling from air to glass, so rare to dense, it will bend towards the normal. So towards the normal इसको bend करा लेते हैं. Towards the normal it bends like this. Okay. Then again यहाँ पर refraction होगा. Let's draw a normal again.
Let's draw a normal again. ठीक है? And now it is glass to air. It is glass to air. तो क्या होगा? Dense to rare. It will bend away from normal. Away from normal मतलब कुछ इस तरीके से away from normal. This angle is called angle I. This angle is called angle E. Angle I is basically angle of incidence. Angle of incidence. This is angle R1, this is angle R2. Angle E को हम बोलते हैं angle of emergence. This is nomenclature, guys. So we have to digest it as it is. There is no dimag lagao in this, right? Angle R1 is called R1 and R2. They both are called angle of refraction. This is called incident ray. This ray is called incident ray. This ray is called refracted ray. This is called refracted ray, and this ray is called emergent ray. Right? Now, important thing, angle of deviation. If we extend this original ray in its normal direction, this was the direction it was pursuing before getting hit by this glass surface. It was traveling like this, and now it is traveling like this, right? So if you produce it backwards, so if you can see, there was one ray which was going like this, and now this ray is turned by an angle this. Can you feel this? This was the original direction. Now this original direction is now turned by this much amount. Now it is traveling like this. So किसी ने इसको turn कर दिया इतना. So this is caused by the prism, right? This is the deviation caused by prism. So this angle we call it delta. ठीक है? And delta is called angle of deviation. So it is different from glass slab. Glass slab eventually did not cause any deviation. This caused deviation. Okay. This is angle of. Now there are certain things that you should know. It is not in syllabus, but I will tell you because this is helpful. I mean, you never know when you might need this, because nowadays sometimes CBSE board crosses the boundary marginally, right? वो आपको कुछ ऐसा पूछ सकते हैं जो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, तो चीजें मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ. उसके बाद दिस टॉपिक एंड्स एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड डिस्पर्शन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सर्टेन फैक्ट्स, अगेन दिस इज ऑल OS, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस. पहली चीज, एंगल R1 प्लस एंगल R2, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू angle of prism. Angle R1 plus R2 is always equal to angle of prism. R1 plus R2 is always equal. We can prove this with some basic line and angles concept very easily, right? Angle of deviation. Angle of deviation delta is nothing but angle of incidence plus angle of emergence minus angle of prism. For minimum deviation, मतलब ऐसा सिनेरियो जब deviation जो हो minimum हो, for minimum deviation there are two things. First, refracted ray is
parallel to the base, and second thing is angle I is equal to angle E. बस आप लिख लो, याद करो, नोट्स में डाल लेना इसको, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। ये 3 पॉइंट्स। रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस मींस, अब ये थोड़ा टिल्टेड दिख रही है आपको, अगर मिनिमम डेविएशन होगा, ये एंगल अगर मिनिमम है, लीस्ट वैल्यू, तो ये रे बिल्कुल बेस के पैरेलल होगी। मतलब कुछ, इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस, राइट, ड्रॉ दिस विल बी लाइक दिस, like this, okay, and in that case E and I would be equal, but ये R1 plus R2 is always equal to A, right? R1 plus R2 is always equal to A. तो क्या चीज आपको इसका लर्निंग के आउटकम क्या है, जो आपको लर्न करना है वो ये है, ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं ये आपको आना चाहिए, ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एक चीज और याद रखना है अपने को कि दिस इज पैरेलल टू द बेस, मैंने आपको बताया, एक मिनट जस्ट वन सेकंड, ठीक है, मैंने बताया ये R1 plus R2 is equal to A, दिस फॉर्मूला, मिनिमम डेविएशन, ये बताया आपको, राइट? हाँ, दैट्स इट आई थिंक, और कुछ नहीं आपको जानना है। ओके, ये जो फाइनल रे आपको दिख रही है, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, एक चीज आप और लिख लीजिए इसके लिए नोट्स में, इमर्जेंट रे बेंड्स टुवर्ड्स द बेस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कैसा भी प्रिज्म रखा हो, कैसा भी प्रिज्म रखा हो, इमर्जेंट रे विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द बेस। ये अपना एक थंब रूल अपने को बिल्कुल कैप्स एंड बोल्ड्स में दिमाग में ये कर देना है। मींस कि फाइनली जो रे निकलेगी वो देखोगे कि वो बेस, ये बेस है, दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म, राइट? दिस विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द बेस। When this becomes important when the prism is not kept in the right orientation। जैसे कि मान लो अभी मेरा प्रिज्म कुछ इस तरीके से रखा है, someone has kept the prism like this, उल्टा, right, and your ray is emergent like this। तो इस केस में अब ये बेस है, आप बना के देख सकते हो, नॉर्मल, आप नॉर्मल ड्रॉ करके देख सकते हो, अपने दिमाग लगा लो, रेयर टू डेंस, डेंस टू रेयर, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, होगा भाई, द इमर्जेंट रे विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, द इमर्जेंट रे विल बेंड टुवर्ड्स द बेस। प्रिज्म के उल्टा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कि आप देखो यहाँ पे रेयर से डेंस में आ रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मेरा ये है, अगर ये नॉर्मली आती तो ऐसे निकलती, इट हैज टर्न्ड लाइक दिस, it has gone towards the base, towards the normal। यहाँ पे देखो dense से rare, dense से rare मतलब नॉर्मल ये हुआ, ये अगर नॉर्मल निकलती तो ऐसे निकलती, सीधा ऐसे निकलती, उधर चली गई, मतलब नॉर्मल से अवे, तो हुआ वही है, ले देखे। इट्स जस्ट दैट कि देखने को उल्टा लग रहा है क्योंकि प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है, लेकिन ये इससे आप अपना ट्विस्टिंग कुछ बेकार की मत कर देना। इसीलिए आपको मैंने ये रूल बताया है, सिंपली इमर्जेंट रे बेंड्स टुवर्ड्स द बेस। कैसे प्रिज्म रखा, इमर्जेंट रे बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, और ये मतलब ये टॉपिक होता है हमारा ओवर। अब यार प्रिज्म रेयर में कोई भी मीडियम ना एयर और वैक्यूम से ज्यादा रेयर हो ही नहीं सकता, जो मोस्ट रेयर मीडियम है। हाँ, तो वो नॉर्मल सिनेरियो नहीं है हमारा। नॉर्मल कैसा कि ना कि हो सकता है तुम प्रिज्म में कुछ मटेरियल से ग्लास का बनाओ और उसको मतलब डायमंड के अंदर डाल दो, ऐसा हो सकता है, तो फिर उल्टा होगा, तो डेफिनेटली उल्टा होगा। बट ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कब वैलिड हैं कि एयर से प्रिज्म में जा रही है, और वही हमारा मेन एक्सपेरिमेंट होता है। बट योर डाउट इज डेफिनेटली वैलिड। देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, जो मेन है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस कॉल्ड डिस्पर्शन।
इसको थोड़ा अच्छे से लर्न करना है हमको, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम वेयर यू विल डेफिनेटली गेट सम क्वेश्चन. डिस्पर्शन, दिस व्हाट इज दिस? दिस इज सम ऑप्टिकल फिनोमेना. दिस इज सम ऑप्टिकल मतलब लाइट रिलेटेड फिनोमेना. क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. डिस्पर्शन इज splitting of white light into 7 different constituent colors, which are nothing but splitting of white light into 7 different constituent colors. Means basically white light में हमारे पास 7 कलर्स होते हैं. 7 कलर्स होते हैं, ठीक है. और ये 7 कलर्स ये होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. बट बात ये है कि जब ये सब होते हैं तो हमें दिखता व्हाइट क्यों है? आपने शायद 7th ग्रेड में वो न्यूटन डिस्क का एक्सपेरिमेंट किया होगा. इसको डिवाइड करो 7 डिफरेंट पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 और एक और दे दो 7. इन सब में एक एक कलर डाल दो, इसमें वायलेट, इसमें इंडिगो, इसमें ब्लू, इसमें ग्रीन, ऐसे डाल दो और इसको फिर रोटेट करो बहुत स्पीड से. रोटेट करने के बाद जो कलर आपको दिखेगा वो होगा व्हाइट. मतलब क्या? जब ये कलर्स साथ में होते हैं, ऑल दीज कलर्स टुगेदर, दे गिव यू अ फीलिंग ऑफ व्हाइट, राइट? In fact, white color is a combination of all this. White is not a natural color. White is not a natural color. Natural colors लाइफ में बहुत कम होते हैं ना. अब अगर आपने कहते ना कि कंप्यूटर्स पे काम किया होगा ना, तो उसमें सिर्फ 3 ही कलर होते हैं हमारे पास, राइट? रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है. बाकी सारे कलर्स इनसे डिराइव हो जाते हैं. तो ये नेचर हमको ये सारे कलर्स देती है. जो व्हाइट लाइट अब सन से आती है हमारे पास, उसके अंदर ये 7 डिफरेंट अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो. इनका कंबाइंड इफेक्ट व्हाइट होता है. तो फिर ये अलग कैसे हो जाते हैं? और एयर में ये अलग अलग क्यों नहीं दिखते हैं? आपने कभी ना कभी तो ऑब्जर्व किया होगा ना, कभी टीवी स्क्रीन के आसपास अगर एंगल पे देखो, या एक ग्लास का कोई स्ट्रक्चर आपने देखा हो, उसके थ्रू अगर देखो तो आपको कभी कभी बैंड, कभी रेनबो देखा हो, शायद रेनबो देखा ही होगा सबने, कभी ना कभी तो देखा ही होगा. तो ये रेनबो हमेशा नहीं, कभी कभी दिखता है. तो रेनबो में हमको 7 कलर्स क्यों दिखते हैं, नॉर्मली क्यों नहीं दिखते हैं? तो वो सब हम समझने वाले हैं अभी, ठीक है. तो पहले ही समझो कि ये कहानी है क्या. कहानी ये है, नॉर्मली लाइट ट्रेवल्स इन एयर और वैक्यूम, या फिर एयर ही बोलो क्योंकि वैक्यूम में थोड़ी एयर में देखते हैं, राइट? लाइट ट्रेवल्स इन एयर, राइट गाइस? ये इंपॉर्टेंट चीज है. इन एयर और वैक्यूम, all 7 different colors travel with same speed. ये एक इंपॉर्टेंट नेचर का फिनोमेना. ये नेचर है, फिजिक्स, ऑब्जर्वेशन है. द लॉजिक स्टॉप्स हियर. कोई ये बोले कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब बकवास है. दिस इज अ फैक्ट एंड वी हैव ऑब्जर्व दिस. इन एयर वैक्यूम ऑल 7 डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद सेम स्पीड, एंड जिसको आप बोलते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? नाउ व्हेन दीज 7 डिफरेंट कलर्स आर ट्रैवलिंग टुगेदर, तो इनका कंबाइंड इफेक्ट हमें दिखता है व्हाइट. हैं तो ये पूरे अलग अलग कलर्स, और हमें कंबाइंड दिखता है व्हाइट, जो कि साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम स्पीड से साथ में ट्रैवल कर रहे हैं.
बट इन एनी अदर मीडियम, एयर और वैक्यूम के अलावा और कोई भी मीडियम ले लो तो ये अलग अलग स्पीड से चलते हैं. These colors travel with different speeds. This is a fact. ये बात आपके दिमाग में जरा बैठाओ कि एयर वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम है, इसलिए वो दे ट्रैवल टुगेदर, राइट. बट कोई और मीडियम हो, ग्लास हो, वाटर हो, डायमंड हो, कोई भी और अगर मीडियम ले लिया तो ये अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं. अब सोचो, अगर ये नोट कर लिया आप लोगों ने, सोचो अगर मान लो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं या 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, सेम स्पीड से चल रहे हैं, सेम स्पीड से, और कोई यहां से इनको ऑब्जर्व कर रहा है. तो कभी भी आप देखो तो ये दोनों साथ में एक लाइन में दिखाई देंगे, साथ में एक लाइन में दिखाई देंगे, राइट. तो अगर यहां से कोई देख रहा हो, इनको लगे कोई एक ही है, कंबाइंड इफेक्ट क्या है, कोई एक आदमी जा रहा है क्योंकि बाकी दोनों दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे कि एक लाइन में चल रहे हैं. बट अगर मान लो कुछ ऐसा हो कि इस पॉइंट के आगे की स्पीड ये फास्ट हो जाए, ये थोड़ा और कम, ये थोड़ा और कम, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ कुछ ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा. अब ये तीनों अलग अलग ऑब्जर्व होंगे, देखने वाले को तीनों को अलग अलग ऑब्जर्व करोगे. ऐसे ही कुछ लाइट के साथ जब तक ये 7 डिफरेंट कलर्स एयर वैक्यूम में, क्योंकि ये साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनका कंबाइंड इफेक्ट दिखता है व्हिच इज व्हाइट. और जैसे किसी मीडियम में गए, इनकी स्पीड कम ज्यादा हो जाती है. अब कम ज्यादा में भी कुछ रूल्स हैं. वायलेट कलर ट्रैवल्स स्लोएस्ट, इन मीडियम की बात कर रहा हूं, इन मीडियम मतलब एयर वैक्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है. एंड रेड इज फास्टेस्ट, एंड दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड. ये बात समझ में आ गई, राइट. हमने क्या देखा, वापस समराइज कर रहा हूं. एयर वैक्यूम में दे आर ऑल ट्रैवलिंग टुगेदर. व्हेन दे गो इन ए मीडियम, वायलेट वुड बी स्लोएस्ट, रेड वुड बी फास्टेस्ट, राइट. तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो गई स्पीड, ये हो गया स्पीड का वेरिएशन. अगर यहीं पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यहीं पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन डालूं. गाइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है, आपने सीखा था, n इज इक्वल टू c बाई v. c इज द स्पीड इन एयर वैक्यूम विच इज सेम फॉर ऑल. नाउ v का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है. तो देखो, वायलेट कलर के लिए जब v डालोगे सबसे कम आएगा, ये v सबसे कम होगा. डिनोमिनेटर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हाईएस्ट है. किसका, वायलेट का. इसी ऑर्डर में आओगे तो रेड का सबसे लोएस्ट मिलेगा, एंड दिस विल बी योर डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको मिलेगा जो वो वायलेट का होगा, और ऐसे कम होता जाएगा, और सबसे लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो रेड का मिलेगा. आ रही बात समझ में. नाउ एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था बेंडिंग के टाइम पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम के लिए जितना ज्यादा होगा वहां बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि बेंडिंग इज बेसिकली साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम का ज्यादा है, इसका मतलब उसमें जब जाएगा लाइट तो बेंड ज्यादा करेगा. तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा कौन बेंड करेगा इसमें, वायलेट. सबसे कम कौन बेंड करेगा इसमें, रेड. तो बस यही कहानी है डिस्पर्शन की. एक प्रिज्म अगर आप लेते हो, एक प्रिज्म अगर आप लोगे यहां पे, ठीक है. अब यहां पे मैं व्हाइट लाइट डाल रहा हूं,
जिसमें कि 7 डिफरेंट कलर्स। ये क्या है? व्हाइट लाइट। यहाँ पे पहले मैंने मोनोक्रोमेटिक बताया था, अब मैं बोल रहा हूँ व्हाइट लाइट है, तो 7 डिफरेंट कलर्स है। इस पॉइंट तक मतलब पॉइंट लेट्स से पी तक, पॉइंट पी तक पूरी व्हाइट लाइट जो है एयर में और वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है। एयर में ट्रैवल कर रही है मान लो, तो भाई सब साथ चल रहे हैं, इसका मतलब दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर, सो वी आर जस्ट सीइंग ए सिंगल रे लाइक दिस एंड द कंबाइंड इफेक्ट इज व्हाइट, राइट। इसके बियॉन्ड क्या होगा? सबकी स्पीड अलग हो जाएगी, सबकी स्पीड अलग, उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, सबकी बेंडिंग अलग अलग। सबसे ज्यादा वो बेंड करेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो मतलब सबसे ज्यादा बेंड करेगा वायलेट और सबसे कम बेंड करेगा रेड। तो इसका मतलब ये हुआ बेंड सब करेंगे, बेंड सब करेंगे
और स्पीड अलग अलग होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, उसकी वजह से बेंडिंग अलग है। तो रियल अगर आप रूट कॉज देखोगे, एक्चुअल कॉज क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, that they travel with different speed in different medium. That is the main cause. तो जब भी cause of dispersion आएगा MCQ में 4 ऑप्शन होंगे, तो डियर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे cause of dispersion is, it's cause of dispersion, cause of dispersion मतलब 7 different colors travel with different speed in any medium except air or this is the real cause of dispersion which you will write, and from your understanding point of view as well, right? क्योंकि ये अगर नहीं होता तो सब कुछ वैसे था, जो एयर में हो रहा था वही ग्लास में होता। ठीक है, तो क्या क्या समझ लिया डिस्पर्शन है क्या? इट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स, दैट इज डिस्पर्शन। क्यों होता है ये? बिकॉज इन एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर वैक्यूम ऑल 7 डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड, उसकी वजह से अलग अलग बेंडिंग होती है, अलग अलग बेंडिंग वजह से दे स्प्लिट, राइट? और उसका ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्वियसली आपको स्कूल एग्जाम में ये चित्रकारी नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ विद पेंसिल एंड मार्क द कलर्स इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट? एक चीज और, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन मे अराइज कि सर लाइट आपने बताया था जब एयर से किसी भी एयर और वैक्यूम इज द रेयरेस्ट मीडियम, इसके अलावा कोई भी और मीडियम होगा तो वो स्लो डाउन होता है। आप बोल रहे हो कि रेड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट, रेड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट, आप तो बोल रहे स्पीड स्लो होती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ फास्टेस्ट। तो गाइस इसका ये कंपैरेटिव स्टडी है, स्लो डाउन सब होंगे यहाँ पे, स्लो डाउन रेड भी होगा, स्लो डाउन वायलेट भी होगा। एयर से वैक्यूम से जब आप ग्लास में आओगे तो सबकी स्पीड कम होगी, लेकिन सबसे ज्यादा कम किसकी होगी? वायलेट की। रेड का भी इम्पैक्ट सबसे कम आएगा। जैसे मान लो एक ऐसा, डोंट कोट मी ऑन द डेटा, आई एम जस्ट गिविंग यू फॉर पर्सपेक्टिव, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ ऑल कलर्स इन एयर वैक्यूम। हो सकता है रेड की हो जाए 2.9, कहाँ पे? ग्लास में। ये रेड की हो जाए, हो सकता है वायलेट की हो जाए 2.0। अभी कम तो इसकी भी हुई, रेड की भी हुई, कम तो वायलेट की भी हुई, बट किसकी ज़्यादा कम हुई? तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि स्लो नहीं हुआ, रेड भी स्लो हुआ है, रेड भी बेंड हुआ है बट कम बेंड हुआ है, वायलेट भी बट ज़्यादा। ठीक, दिस इज जस्ट अ कंपैरेटिव नोट। कभी कभी ये कंफ्यूजन आ जाता है, एक बार एक्सपीरियंस को आ गया कि रेड फास्टेस्ट मतलब कि वो 3 की स्पीड से ऊपर चला जाएगा, 3 × 10⁸ से वो 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं। स्लो डाउन सभी कुछ होगा। ओके गाइस, तो क्लियर है मामला ये? सर फिर लाइट का रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन तो ग्लास लैब में हो जाएगा? नहीं, ग्लास लैब में क्या होता है ना कि ग्लास लैब में रिफ्रैक्शन दोनों में ही हो रहा है। ग्लास लैब में क्या है कि फाइनली ऑल द रेज आर पैरेलल, ऑल द रेज आर पैरेलल। सो वापस देखो स्प्लिट होगा, लेकिन इस दूसरे फेज पे आके ना क्या होगा? रिवर्स होता है। ग्लास लैब में क्या होता है, याद करो, ग्लास लैब में क्या होता था? ये ऐसे होता था, फिर ये ऐसे होता था, फिर ये ऐसे होता था। यहाँ पे जो बेंडिंग हुई है, यहाँ पे वो बेंडिंग उसकी रिवर्स होती है। रिवर्स होने की वजह से वापस वो, क्योंकि सब रेट पैरेलल है तो वापस कंबाइन होती है। तो ग्लास लैब में डिस्पर्शन तुमको ऑब्जर्व तभी होगा जब ग्लास लैब ये प्रॉपरली रेक्टेंगुलर ना हो, उसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो और कुछ इंक्लिनेशन हो, तब तुमको ऑब्जर्व हो सकता है, शायद तुमने ऑब्जर्व किया। लेकिन अगर वो प्रॉपर स्लैब है, मतलब ये दोनों फेसेस एकदम पैरेलल है, तो आपको कोई डिस्पर्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या है कि चूंकि डिवीजन हो रहा है, तो ये अपने पास से डिविएट हो गए, अब ये ज़्यादा, ये कम डिविएट। अगर वो एंगल ऑफ डिविएशन देखें, अगर एंगल ऑफ डिविएशन देखें तो रेड कलर कितना है? ये ओरिजिनल रे थी,
ये रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ये डिविएशन है रेड का, और यही डिविएशन अगर हम देखें इसका वायलेट का, देखिए ये एंगल देखिए कितना बड़ा, तो इसका डिविएशन इतना हो गया, इसकी वजह से आप अलग हो गए। अब ये पैरेलल नहीं है, तो अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं, तो इधर आपको स्क्रीन में अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेनबो। दिस इज अ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, कितने लोगों ने रेनबो देखा है? ऑलमोस्ट सभी ने देखा। आप दोनों ने नहीं देखा रेनबो? नहीं देखा? क्या बात कर रहे हो यार? तो आप मोबाइल से करते फोन में देखा है। फोन पे नहीं, मतलब नॉर्मली कर सकते। अभी दिखा रेनबो। लास्ट मुझे मेरे फ्रेंड्स ने देखा, दो रेनबो एक साथ देखे। मुझे घूम रहे थे वो लोग, उस दिन बारिश हुई थी लास्ट सैटरडे संडे को, 2 रेनबो दिखाए थे ऐसा डबल। ठीक है, दिखता है कभी कभी। तो ये अब समझना है कि यार पहली बात तो ये हमेशा क्यों नहीं दिखता, और कब दिखता है, किधर दिखता है, किस डायरेक्शन में दिखता है, क्यों दिखता है, ये हम लोग समझना है। दिस इज रिलेटेड टू द फिनोमेना दैट यू हैव जस्ट लर्न दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब रेनबो में कैसा होता है, पहले बात कर लेते हैं कि ये क्यों होता है, फिर ये कब होता है, बाद में बात करेंगे। बारिश के टाइम पे we have lot of water droplets which are held suspended in the air, moisture है, इसको बोलते हैं moisture। तो ये क्या होते हैं, water droplets। इतना बड़ा नहीं होता है, ये जूम इन करके बनाया है, अगर कुछ आपको डायग्राम बना के दिखाना है, छोटे से बना देंगे तो उसको डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये फुला दिया है बॉडी को। ठीक है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा जूम इन किया हुआ है, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं एनवायरमेंट पे रहती हैं सस्पेंडेड इन द एयर। अब मान लो यहाँ पे कहीं सन है, सन से एक वाइट रे आई, और उसने वाइट रे में यहाँ पे एंट्री मारी, यहाँ पे किसी पॉइंट पे एंट्री मारी, तो मीडियम हुआ चेंज, मीडियम अगर चेंज हुआ तो क्या होगा, वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, सातों की बेंडिंग अलग अलग हो जाएगी, सातों बेंड होंगे, सातों की बेंडिंग अलग अलग होगी। सबसे कम बेंड कौन सा होगा, रेड। सबसे ज़्यादा कौन सा बेंड होगा, तो यहाँ पे 2 रे स्प्लिट कर, हम सातों में दिखाएं, सातों दिखाने में क्लमजी होता है, एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ ऑल ऑफ 7, जस्ट रेड एंड वाइट। तो आप एक बनाएंगे, एक बनाओगे आप रेड, और एक बनाओगे आप ये स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अलग फिनोमेना होता है, इस पॉइंट पे कुछ अलग फिनोमेना होता है, उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है फिनोमेना पूरा, बट एक एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। अब ये मान के चलो कि ये सर्टेन कंडीशन में होने वाला एक फिनोमेना जहाँ पे लाइट रे आगे जाने के बजाय वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे मिरर रखा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, जैसे कि प्रिज्म में यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, ये यहाँ से बाहर निकल गई निकल। सोचो कुछ ऐसा हो जाए कि बाहर निकलने के बजाय सब रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके पूरी एक फिजिक्स अलग है। दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज टोटली डिफरेंट। अगर किसी को पढ़ने का मन है तो मैं नेक्स्ट शायद थर्सडे को, जब आप लोग का ये वाला क्लास होता है असिस्टेंट क्लास, उस टाइम मैं कोई पढ़ाऊँगा, तो आप पढ़ सकते हो कैसे। और अभी मान के चलो ये रिफ्लेक्शन हो जाता है, अभी रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएंगे, और ये वाली रिफ्लेक्ट होगी रिफ्लेक्ट होगी, बाहर नहीं निकली। अब यहाँ वापस से फिर से मीडियम चेंज, यहाँ फिर से मीडियम चेंज, फिर से मीडियम चेंज, मतलब वापस से ये बेंड हो गए इस तरीके से, और ये वाली बेंड हो गए
इस तरीके से कुछ, इस तरीके से कुछ, और इसके बीच में 7 कलर्स का बैंड होगा, और यहाँ पे होगा ऑब्जर्वर। यहाँ पे हमारे अंकल होंगे जो वो मजे लेने हैं रेनबो के, तो अंकल जो यहाँ बैठ के मजे ले रहे हैं रेनबो। सन ये इस सरफेस पे क्या हुआ, डिस्पर्शन प्लस रिफ्रैक्शन। तो रेनबो फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है। प्रोसेस इन्वॉल्व, पहली चीज रिफ्रैक्शन, जो कि समटाइम्स इट इज मिस्ड बिकॉज ये तो बेसिक है, मालूम होता ही है, लेकिन होता तो ये भी लिखना चाहिए, रिफ्रैक्शन। दूसरा डिस्पर्शन, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो नहीं बोलना वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज द एंटायर प्रोसेस। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज वाइट लाइट, दिस इज रेड, दिस इज वायलेट, दिस इज रेड, दिस इज वायलेट। यहाँ पे ये बंदा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। दिस डायग्राम इज VVVVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स का आता है, पूरा जितना मैंने यहाँ पे लिखा है इस सब आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। You are not supposed to draw all 7 different colors. This is just a schematic diagram, just to show red, violet. यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस एंगल लिख दो, यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्शन, और यहाँ पे टोटल इंटरनल। अब बात आती है कि हमेशा क्यों नहीं होता है यार। पहली बात तो यू नीड टू हैव रेनी सीजन। रेनी सीजन पे ऐसा नहीं कि बारिश हो रही बराबर, आपको एक सूटेबल कंडीशन चाहिए जब मॉइस्चर, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, दे शुड हैंग इन द एयर, राइट। सो एनवायरनमेंट कंडीशन ऐसी सूटेबल होनी चाहिए रेनी सीजन। तो पहली कंडीशन क्या चाहिए, रेनबो ऑब्जर्वेशन की फर्स्ट कंडीशन, कंडीशंस फॉर रेनबो फॉर्मेशन। पहली चीज, यू नीड रेनी सीजन, ठीक है। You need to have water droplets in the environment. Second thing, very very important, sun must be behind observer. So rainbow is always seen in opposite direction of sun. तो मतलब आपका ट्रैवलिंग डायरेक्शन भी, आपका मूवमेंट भी उस तरह ऐसा होना चाहिए। आपका मान लो जनरली आप गाड़ी में जा रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि आप सन आपके पीछे, अब ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, सन मेरे पीछे है, तो सन पीछे होगा तो सामने से ये फिनोमेना होकर ये लाइट पहुंचेगी, दिखेगा क्या उसको, दिखेगा ये राइज, सन उसको नहीं दिख रहा, सन तो पीछे, तो दिख क्या रहा है, इमेज ऑफ सन। इमेज ऑफ सन लेकिन कैसी, सिंगल नहीं, स्प्लिट, सारे कलर्स स्प्लिट होकर दिख रहे हैं, और वो ऑब्जर्व होगा। मतलब कोई अगर यहाँ पे बैठा और ऐसे सामने दिख रहा हो, उसको रेनबो नहीं दिखेगा। ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे होगा गाइस, उसको रेनबो क्यों दिखेगी, उसको रेनबो नहीं दिखेगा ऑब्जर्वर, क्योंकि सन यहाँ पे, रेज यहाँ से आ रही है, राइट। इसको सीधा सन दिखेगा। आपको अगर देखना है रेनबो, आपको डायरेक्शन अपनी कैसी करनी पड़ेगी कि सन हमारे पीछे आए, पीछे यहाँ से आए लाइट, रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट और ये सब होके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको याद रखना है। इट इज रेनबो इज ऑलवेज सीन और ऑलवेज ऑब्जर्व
इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। TIR जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये भी क्रिटिकल। मान लो यहाँ से रे अगर रिफ्लेक्ट होकर आगे निकल जाती तो नहीं दिखने वाला था रेनबो, तो नहीं दिखने वाला था, ये वापस आनी चाहिए तब जा। तो ये TIR होने के लिए भी एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल होनी चाहिए। सो फॉर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, environmental conditions must be suitable। ये हमेशा नहीं होता। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, एनवायरमेंट कंडीशन, रेनी सीजन, आपका सन का पोजीशन, सब कुछ। अब सन अगर ओवरहेड है, बारिश हो रही है, सन ओवरहेड है, तो कहाँ से रेनबो दिखेगा? तो ऐसा शाम जब भी देखो, रेनबो जब भी दिखाओ आपने शाम के टाइम देखो। शाम के टाइम सन जो होता है हॉराइजन पे आ जाता है, नीचे उतर जाता है, और जैसे हाई चांस कि आप सामने देखोगे तो सन इस ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रेनबो दिख जाएगा। लेकिन सन अगर ओवरहेड है तो रेनबो के चांस बहुत कम है। तो इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ तो आपको रेनबो दिखता है, एनवायरमेंटल कंडीशन, रेनी सीजन, आपकी पोजीशन, दैट्स द रीजन इट इज रेयरली सीन। इट्स अ प्लेजर टू वॉच। बट रेनबो का अगर मेन रूट कॉज बोला जाए तो क्या बोलोगे आप? डिस्पर्शन। क्योंकि डिस्पर्शन ही नहीं होता तो बाकी सारी प्रोसेस काम नहीं, राइट। तो ये रे डायग्राम है, आप अपनी बुक में देखो, ये रे डायग्राम बनाओ जैसे मैंने बनाया वैसे उसने बना होगा, जस्ट कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक में, वो आपको वहाँ से लर्न करना। सारी चीज़ें जो उस डायग्राम में लिखी हुई हैं वो सब आपको नॉमेनक्लेट करनी है। कैन यू प्लीज टेल द पेज नंबर? ह्यूमन आई में देखो, उसको ये बुक आगे तो वो चल रहा है। यस, सो ये पेज नंबर है 58 में ना ये वाला डायग्राम है। दैट इज समथिंग यू नीड टू लर्न, राइट। दैट इज समथिंग, और इसकी जो स्टोरी लिखी हुई है तो बाजू में वो सब मैं आपको समझाएगी, राइट। तो दैट्स इट। अब इस चैप्टर, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस ये दो चीज़ें मैंने पढ़ी है, थ्योरी है पूरी, ठीक है। अब इसमें जो बाकी है वो है सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक फिनोमेना दैट विल बी टेकन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है गाइस, thank you very much for your patience. Hope you see the rainbow.